नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके कुछ 10, 15, 20 क्वेश्चन बता रहा हूं। और आपके बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी 100% आपके क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश करें। मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है बच्चों को हर बार ही क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते, ब्रेन से रिटेन करने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों को चीजें आती हैं और उन्हें पता होती है, लेकिन वो ट्राई ही नहीं करते कि जो हमारे ब्रेन में है उसे हम वापस लाके बोले, यानी कि कॉन्फिडेंस कम जताते और फिर आदत बना लेते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे दोबारा से कॉपी में पढ़ा जाए या दोबारा से बुक से पढ़ा जाए। हालांकि अच्छी आदत है बार बार पढ़ना, लेकिन आपको एक पॉइंट पर पहुंचना है कि आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे तो अल्टीमेटली आपको सब कुछ अपने ब्रेन से ही निकालना होगा। चलिए, तो ये जनरल बात के साथ में मतलब कॉन्फिडेंट में रहिएगा यार। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। ह्यूमन आई के सबसे पहले जो पार्ट है वहां से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का ही आएगा। पूरा साइंस का पेपर ही 1 मार्क का होता है। जो क्वेश्चन 5 मार्क का भी होगा उसके भी 3 पार्ट होंगे, और जो क्वेश्चन 3 पार्ट में जो तीसरा पार्ट होगा जो 2 मार्क का होगा उसमें भी 2 डैश कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा, कॉमा कहीं ना कहीं लगा होगा, मतलब वो फिर दोबारा से आपका 1 और 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया है। चलिए, जो ह्यूमन आई है उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो वो सबसे पहले तो आपको बताइए कॉर्निया, शायद मुश्किल ही पूछा जाएगा आपसे। प्यूपिल पर आ जाइए, प्यूपिल भी आपसे पूछा भी जा सकता है, कम चांस मुझे लग रहा है। रेगुलेट करता है प्यूपिल, और प्यूपिल को कंट्रोल जो करता है वो आइरिस करता है। असली जो चीज पर हम आ जाते हैं तो सिलियरी मसल्स आपसे पूछा जा सकता है। तो सिलियरी मसल्स जो है हमारे कन्वेक्स लेंस को कंट्रोल करता है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करता है। जो हम दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं और पास के ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं, वो सिलियरी मसल्स की वजह से ही हो पाता है। और जब ये सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है तो फिर हमें ना ज्यादा बहुत दूर का दिखाई देता है और ना ही बहुत ज्यादा पास का दिखाई देता है, अनलेस अदरवाइज आपकी आंख में कोई दूसरा डिफेक्ट नहीं है तो। चलिए, इस बात को चलने के बाद में मैं आपको 1-2 पॉइंट और हैं जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। एक्चुअली क्या है कि हमारी आंख का जो रेटिना का पार्ट है उसका काफी बड़ा रेंज है। वहां पर एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर सेंसेशन सबसे कम होता है, यानी कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वहां पर कम से कम काम करती है। तो इनकेस अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज उस जगह पर बन जाता है, यानी कि वो पॉइंट रेटिना पर जहां पर सेंसेशन सबसे कम होता है, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। 2 क्वेश्चन जिन्हें और मिस करते हैं बच्चों, खास तौर पे मेरा बताने का मतलब वही है कि साइंस के जो टीचर है पेपर को आसान ही बनाते, लेकिन साइंस और मैथ के टीचर सदा ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जिसे बच्चे इग्नोर करते हैं, कौन सा पॉइंट है जिसे बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ते पढ़ते, कौन सा पॉइंट है जिससे बच्चे याद नहीं करते हैं। तो उन चीजों को टीचर देने की कोशिश करता है, पेपर इजी ही होता है। अब इसके बाद में आपका एक पॉइंट होता है रॉड टाइप सेल। रॉड टाइप सेल वो सेल होती है हमारी आंख के रेटिना के पास में ही, जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी को, जो इमेज पर लाइट आ रही है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है ना। और जो रॉड टाइप सेल है, ये कौन टाइप सेल हमारी वो सेल होती हैं जो कलर डिस्टिंग्विश करती हैं, और जिनमें ये सेल नहीं होती हैं उन्हें कलर ब्लाइंड पर्सन कहते हैं। अब इससे अगला जो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा आने आता है वो होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक्चुअली क्या है कि सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम अपने कन्वेक्स लेंस की, आई के कन्वेक्स लेंस की, जिसे आई लेंस भी कहते हैं, उसकी फोकल लेंथ को हम बढ़ा भी देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर का ऑब्जेक्ट देख सकें, कम भी कर लेते हैं ताकि हम पास से पास का ऑब्जेक्ट भी देख सके। मिनिमम डिस्टेंस आपको पता ही होगा 25 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी बोल देते हैं यार, उसमें सब आ जाता है।
है ना। किसी को मान लो 500 मीटर तक दिखाई देता है, किसी को 800 मीटर तक दिखाई देता है, किसी को 200 मीटर तक दिखाई देता है। तो जो हमारा यानी कि फारेस्ट पॉइंट है, दूर का जो पॉइंट है, वो इन्फिनिटी से सब ढक जाता है। सबसे पहले पावर ऑफ अकोमोडेशन पर आ जाते हैं। आई का वो एबिलिटी जिससे वो अपने कन्वेक्स लेंस को की फोकल लेंथ को कम करके या और ज्यादा करके पास के ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, उसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ज्यादा एज पर ये एकोमोडेशन पावर कम हो जाती है और ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, राइट। उसके बाद में एक अगला वर्ड आता है बच्चों, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बन गई, वो ब्रेन के पास भी चली गई ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, लेकिन ऑब्जेक्ट हट भी गया, लेकिन फिर भी हमारे रेटिना पर वो इमेज 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। और आई का ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। और इसी की हेल्प से इसी का फायदा उठाकर, बल्कि है ना, हमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोग्राफ होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस जो होती हैं, वो हमें मूवी जैसी लगती हैं। तो ये है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन, जिसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में बच्चों डिस्टिंक्टली जो वर्ड है और क्लियरली जो वर्ड है उसका इस्तेमाल इस चैप्टर में आप जरूर करिएगा। चलिए अब मैं आ जाता हूं अगली बात पर। 3 तरीके के डिफेक्ट आपकी बुक में है। एक डिफेक्ट है आपका मायोपिया, दूसरा डिफेक्ट है आपका हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा डिफेक्ट है आपका प्रेस बायोपिया। तो मायोपिया तो आपको पता होगा, दूर का ऑब्जेक्ट हमें ठीक से नहीं दिख पा रहा और पास का ऑब्जेक्ट हमें ठीक से दिख पा रहा है, दैट इज कॉल्ड मायोपिया। कनकेव लेंस सूटेबल फोकल लेंथ का लगाकर हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, ये भी ज्यादातर बच्चों को पता होता है। इमेज जो है रेटिना से थोड़ा पहले बन जाती है, ये भी ज्यादातर बच्चों को पता होता है। अब कितना पहले बन जाती है यही डिपेंड करता है कि आपका मायोपिया जो है कितना कितना मायोपिया है, ठीक है ना। तो उसे हम सूटेबल एक शब्द यूज करके करेक्ट कर देते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। यहां पर जो आने वाला क्वेश्चन है बच्चों, वो अक्सर आता है कि इसके 2 कॉज, मायोपिया के 2 कॉज और करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो 2 कॉज में आप ध्यान रखिएगा, एक्सेस एक वर्ड याद रखिएगा, बढ़ना एक वर्ड याद रखिएगा कि आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है और जो कर्वेचर है, लेंस का जो कर्वेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और सूटेबल फोकल लेंथ का कनकेव लेंस यूज करके हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके साथ हाइपरमेट्रोपिया बताने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसका रिवर्स कर दीजिएगा, आपका वो आ जाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, है ना। प्रेस बायोपिया का दूसरा जो नाम है वो ओल्ड साइट है। तो मैं आपको 1 वर्ड में आंसर दे दूं कि जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है उसे ही हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, अनलेस उसका जो रीजन है वो ओल्ड एज हो, उसका रीजन वो ना हो कि आई बॉल का साइज छोटा हो गया या फिर कर्वेचर जो है वो कम हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अक्सर बच्चे जो है प्रेस बायोपिया को गलत आंसर देते हैं, यानी कि प्रेस बायोपिया जो है ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली, दैट इज वाई प्रेस बायोपिया इज कॉल्ड ओल्ड साइट, ठीक है ना। तो क्यों नहीं पढ़ पाता है और क्यों नहीं लिख पाता है, इसका मतलब है पास का प्रॉब्लम है, इसका मतलब है पास की चीज सही नहीं दिखाई दे रही, दूध की चीज सही दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हाइपरमेट्रोपिया ही है और वो उसका जो रीजन है वो केवल ओल्ड एज है, ये उसका सही आंसर होता है बच्चों। ओल्ड साइट भी इसको हम कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके ह्यूमन आई से आने के
पूरे पूरे चांस है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे पे कॉल भी आप कर सकते हैं 7982985558 पर। जो हमारी आंख है वो कैमरा की तरह बिहेव करती है। ध्यान रखिएगा, हमारे आंख का जो लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इससे अगला जो टॉपिक है बच्चों, इसमें है प्रिज्म। प्रिज्म से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए और चाहे वो केस स्टडी में आ जाए। कम चांसेस है केस स्टडी में आने के, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये ज्यादा से ज्यादा 4-5 मार्क्स का है। तो केस स्टडी में अगर आया तो 4 मार्क का ये अकेला ही हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म की डेफिनेशन आ सकती है, एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन आ सकती है, और एंगल आई और एंगल ई का जो सम होता है वो एंगल ए और एंगल डी के सम के इक्वल होता है। और ग्लास प्रिज्म की वजह से होता है, इसका रीजन ही ये है कि जो सपोज करिए लाइट हमारी एयर में चल रही है या वैक्यूम में चल रही है तो ज्यादा बेहतर है। एयर को भी हम वैक्यूम की तरह से ही मान के चलते हैं 10th क्लास में। तो वहां पर क्या होता है कि अलग अलग जो कलर होते हैं उनकी जो स्पीड है या उनका रिफ्रैक्ट एंगल, जो डेविएशन एंगल है, वो लगभग इक्वल रहता है। लेकिन ग्लास में या वाटर में ये जो है ये डिस्टिंग्विश हो जाता है, मतलब डिफरेंस हो जाता है, यानी कि काफी अंतर हो जाता है। इसलिए ये 7 कलर दिखाई देते हैं, यानी कि डिस्पर्सन का कॉज भी आ सकता है। कॉज में अगर आपने डेफिनेशन लिखी तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन जनरली वो भी आ जाता है कि व्हाइट लाइट दोबारा से अगर हमें पानी है तो सेम साइज का, सेम ग्लास का प्रिज्म में इन्वर्टेड रख दीजिएगा, आपका दोबारा से हो जाएगा व्हाइट लाइट। क्योंकि 7 कलर अगर मिल जाते हैं तो व्हाइट लाइट आपकी बन जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। रेनबो से भी क्वेश्चन आ सकता है, सेम चीज है रेनबो, प्रिज्म को हटा दो और वाटर ड्रॉपलेट उसकी जगह यूज कर लो। सनलाइट जो है वो होनी चाहिए, तो वो आपका आ जाता है रेनबो। इसके बाद में है बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में लिखना हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन हम लोग जो है उसे कुछ और लिख देते हैं, स्कैटरिंग में आंसर देते हैं, तो वो देना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो स्टार का अपनी पोजीशन से ऊपर दिखाई देना, या स्टार का ट्विंकलिंग करना, या सुबह के टाइम पर यानी कि अर्ली मॉर्निंग जब सन राइज होता है तब सन का जो कलर है वो रेडिश दिखाई देना, सॉरी एडवांस सनराइज या एडवांस डिले सनराइज का दिखाई देना। ये आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के रीजन है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की कंडीशन अलग अलग है, कहीं डेंसर है कहीं रेरर है, और जहां डेंसर है तो वहां पर डेविएशन जो होगा वो नॉर्मल की तरफ होगा, जहां रेरर है वहां पर जो डेविएशन है यानी कि रिफ्रैक्शन है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। इस वजह से ये घटनाएं हमें लगती हैं, होती नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आपका जरूर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 1.5 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आप 3 पॉइंट पर आप फोकस करिएगा कि जिस भी घटना को आप बता रहे हैं वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। कम एटमॉस्फेयर है, ब्लू कलर यानी कि लो वेवलेंथ स्कैटर होगा। ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर है तो वहां पर जो है सारे कलर स्कैटर होंगे, या तो बहुत ज्यादा है तो, और थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर वहां पर रेड कलर का डेविएशन होगा या ऑरेंज कलर का डेविएशन होगा। ध्यान रखें कि 10th क्लास में वॉयलेट और ब्लू जो कलर है उसे लगभग एक जैसा मान के चलें, और ऑरेंज और रेड जो कलर है उससे भी लगभग एक जैसा मान के चलें। 3 लाइन आपको केवल लिखनी होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो क्लाउडी डे है उसमें जो क्लाउड्स हैं व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं। तो 3 पॉइंट आप लिख दीजिए। क्लाउडी डे है यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत हैवी है, और जब एटमॉस्फेयर हैवी होगा तो वो हर एक कलर को स्कैटर कर देगा, सारे कलर स्कैटर होंगे तो फिर दोबारा से वो व्हाइट लाइट बन जाएगी, यानी कि हमें क्लाउड व्हाइट दिखाई देंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्लियर स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। ब्लू इसलिए दिखाई देता है बच्चों क्योंकि क्लियर स्काई है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हैं वो बहुत हल्के और छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को स्कैटर कर पाएंगे, और जो दिखता है वो ही बिकता है, यानी कि
कौन सा कलर स्कैटर हुआ, ब्लू कलर, इसलिए हमें ब्लू ब्लू दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ब्लू दिखाई देता है। अगर हम स्पेस में चले जाएं और वहां पर जो है ब्लैक दिखाई देता है, उसका रीजन ये है कि जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है, यानी कि नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, और जब स्कैटरिंग ही नहीं हुई तो हमें कोई कलर दिखाई देगा नहीं, इसलिए वो चीज ब्लैक आपको दिखाई देगी। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7982985558 पर। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं केवल और केवल 1000 रुपीज में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े हैं तो बड़ी खुशी की बात होगी। नंबर मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।